सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 4 का आगे का टॉपिक, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। तो पहला है मार्केट एक्सपेंशन। अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, तो उससे हमें लार्ज मार्केट मिलेगा बिजनेस को, और जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो हट जाती हैं, हमें ज़्यादा सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उससे हम इकोनॉमी ऑफ द स्केल पाते हैं। देन कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि टैरिफिक एंड नॉन टैरिफिक बैरियर्स हट जाते हैं, जो एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग की कॉस्ट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है और हमारा कॉस्ट रिडक्शन हम एक्सपीरियंस करते हैं। देन इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उन्हें बूस्टअप मिलता है, कि उनका जो रिस्क है वो डिवर्सिफाई हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं। इससे क्या होता है, एफडीआई इंक्रीज़ होता है, और क्योंकि जो बिज़नेस है उसे एडवांटेज मिलती है लार्ज मार्केट की और फेवरेबल कंडीशन की। देन इनोवेशन एंड कंपटीशन। इंटीग्रेशन फॉस्टर अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इनकरेज अ बिजनेस टू इनोवेट, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी टू मेक देयर पोजीशन। क्या होता है कि अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, उससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो हर एक बिजनेस जो है वो इनोवेटिव रहता है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है। देन रेगुलेटरी harmonization of regulation standard policy across the member country, simplify the compliance and reduce the administrative cost and facilitate the smooth cross border operation। अब क्योंकि इंटीग्रेशन होती है, इससे क्या होता है, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है वो सेम हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है यूरोपियन यूनियन में जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी वो भी सेम ही है। तो इससे क्या होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होती है और स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होता है। देन द कॉस्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जितने फ़ायदे हैं उससे कुछ नुकसान भी हैं। तो पहला नुकसान, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। मेंबर कंट्री को कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी में जो ऑटोनॉमी होती है ना, कि वो अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, वो सॉवरेनिटी उन्हें कुछ ना कुछ मतलब उनके हाथ से चली जाती है, और जिससे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे असर पड़ता है। देन एडजस्टमेंट कॉस्ट। मैनी इंडस्ट्रीज सफ़र due to increase in competition from inefficient producer within an integrated region and leading to the job loss and economic displacement। अब क्या होता है कि जैसे पता है कि कंपटीशन बढ़ता है, अब इस कंपटीशन की वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे जो इनएफिशिएंट बिजनेसेस हैं वो उनके मतलब वो कंपटीशन की वजह से वो पीछे रह जाए, और इससे क्या होता है, जॉब लॉसेस होता है, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसमें जितनी कॉस्ट आती है ना, वो सब के बारे में बात करी गई है कि एडजस्टमेंट कॉस्ट आती है। देन अनइक्वल बेनिफिट। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जो बेनिफिट्स होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री होती है और जो रीजनली पोटेंशियल कंट्री होती है वो ज़्यादा रिवॉर्ड जो है वो ले लेती हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़ जो डेवलपिंग नहीं होती, और इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन ट्रेड डाइवर्जन। Integration can lead to trade diversion, where trade shift from one efficient global producers to the less efficient producer within an integrated region। Trade diversion का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पहले किसी और से गुड्स इंपोर्ट करा रहे थे, ठीक है, रॉ मटेरियल किसी और से ले रहे थे, लेकिन अब वो आपका नॉन मेंबर कंट्री बन गया है, और अब आपको जो रॉ मटेरियल है वो किसी मेंबर कंट्री से लेना पड़ रहा है। बल्कि जो नॉन मेंबर कंट्री है वो आपको सस्ते में सामान दे रहा था, लेकिन अब जो मेंबर कंट्री है वो आपको महंगे में सामान दे रहा है, फिर भी आपको लेना पड़ रहा है। उसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। अब इससे क्या होता है कि ट्रेड डाइवर्जन हो सकता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। कॉम्प्लिसिटी एंड कंप्लाइंस। नेविगेटिंग अ रेगुलेटेड लैंडस्केप ऑफ द इंटीग्रेटेड रीजन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए इंटीग्रेटेड रीजन की सारी पॉलिसीज़ को समझना और उन्हें इंटरप्रेट करना, अपने बिजनेस के हिसाब से उन्हें रेगुलेट करना बहुत ही कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, खासकर स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए। देन आ जाता है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पहली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है नेशंस के बीच में। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, और ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफिक एंड ट्रेड, गेट का सक्सीड है। मतलब गेट था पहले 1948 में, उसके बाद WTO बनी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। WTO का एम होता है कि स्मूथ फ्लो रहे ट्रेड का और फ्रीली ट्रेड हो सके। देन फंक्शन ऑफ WTO।
WTO का पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट। WTO देखता है कि जो भी एग्रीमेंट WTO के साथ हुआ है किसी भी कंट्री का, वो उसे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इंश्योर करता है कि मेंबर वो सारी गाइडलाइंस और वो सारे रूल्स फॉलो करे जो WTO ने बनाए हैं या जो उस एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं। दूसरा, फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन। WTO एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है मेंबर्स के लिए कि वो नेगोशिएट कर सके अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को और रीनेगोशिएट कर सके अपने जो पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिससे मतलब नेगोशिएशन की हेल्प से जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो सके और फ्री और फेयर ट्रेड जो है वो प्रमोट हो सके। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब अगर ट्रेड हो रहा है तो ऑफकोर्स डिस्प्यूट तो होते होंगे, तो WTO जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए काम करता है। WTO के पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कंट्रीज़ के बीच में। देन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। WTO रेगुलरली अपनी मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है और उसके बाद उन्हें उसके लिए एडवाइस भी देता है कि कैसे वो और एफिशिएंट बन सकते हैं और फ्री ट्रेड का फ़ायदा उठा सकते हैं। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट। WTO प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज टू हेल्प देम बिल्ड अ कैपेसिटी। WTO जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सके और WTO एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। देन ग्लोबल ट्रेड कॉर्पोरेशन। WTO दूसरी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करता है जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में बना सके। देन स्कोप ऑफ WTO किस किस चीज़ में डील करता है? पहला, वो गुड्स में डील करता है और गुड्स में डील करता है और उसने रिड्यूस करे टैरिफिक और नॉन टैरिफिक बैरियर्स गुड्स को लेके। देन वो सर्विसेज में डील करता है जिसके लिए किसकी क्या कहते हैं इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, और ये सर्विसेज से डील करते हैं। सर्विसेज मतलब बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है और इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वो है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट, दैट इज ट्रिप्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ WTO का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है? WTO में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो एटलीस्ट 2 साल में एक बार मिलती है। इसके अंदर यूजुअली ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं सारी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, जो मेजर डिसीजन लेते हैं। WTO की पॉलिसीज़ भी यही बनाते हैं। देन जनरल काउंसिल होता है। जनरल काउंसिल डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करता है और इसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी या ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाता है और ट्रेड पॉलिसीज़ जो है मेंबर कंट्रीज़ की उन्हें भी रिव्यू करता है। देन काउंसिल फॉर स्पेसिफिक एरिया। अब आपको बताया कि 3 एरिया में डील करता है, गुड्स, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उनके लिए भी स्पेसिफिक एरिया के लिए भी काउंसिल है। काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन आ जाता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी ताकि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाकर रख सके और इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट कर सके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके और पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर सके। ये 1944 में बनी थी ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के अंडर और इसका एग्जिस्टेंस आया था 1945 में। IMF में करेंटली 190 मेंबर्स हैं। फंक्शन क्या है IMF के? तो IMF का पहला फंक्शन है सर्विलियंस। IMF मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमी को एज वेल एज इंडिविजुअल कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को, ताकि वो उन्हें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में एडवाइस प्रोवाइड कर सके। उस सर्विलेंस के बेसिस पे वो उन्हें एडवाइस देता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी इकोनॉमीज़ अच्छे से मैनेज कर सके और फिस्कल पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में भी रिकमेंडेट करता है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट। आपको पता होगा जब 1951 में जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे तो हम लोग भी IMF के पास गए थे लोन मांगने। तो वही चीज़ है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को जिन्हें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है या इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट। IMF टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपनी मेंबर कंट्रीज़ को उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है ताकि वो अच्छे से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सके और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है ऑफिशियल मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ वाले एरिया में। देन रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। IMF रिसर्च कंडक्ट करता है वेरियस ग्लोबल इश्यूज़ पे और अपनी रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है जिससे लोग समझ के मतलब डेटा को समझ कर अंडरस्टैंड करके चीज़ें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हैं। स्कोप ऑफ IMF ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है
इकोनॉमिक इम्बैलेंस को एड्रेस करके और फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करके। देन इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस द पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन अ डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज़ में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करता है, जो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ की उन्हें कोऑर्डिनेट करता है और एफिशिएंटली उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ के स्ट्रक्चर में पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर की कंपोजिशन क्या होती है कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ का। इसमें एक गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री से। टिपिकली कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फिर सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देन इसका फंक्शन होता है कि ये एनुअली मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी पॉलिसी इश्यूज़ है, डिसीजन लेते हैं मेजर मैटर्स पे और कोटा सिस्टम और इन सब पे चेंजेस करते हैं। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ डे टू डे ऑपरेशन। इसके अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज़ को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को। इसका फंक्शन होता है कि आईएमएफ की पॉलिसीज़ को अप्रूव करता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है और सर्विलेंस कंडक्ट करता है, इकोनॉमी की और कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। देन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आईएमएफ के स्टाफ का हेड होता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी मेंबर होता है। इसका काम होता है कि ये ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखता है आईएमएफ का। देन आईएमएफ का स्टाफ, आईएमएफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन हैंडल करते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक स्टाफ है जो अपना अपना काम करता है। देन आता है वर्ल्ड बैंक। आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही यूनाइटेड नेशन के एजेंट हैं, बल्कि डब्ल्यूटीओ उनका एजेंट नहीं है। देन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर अ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़े और उनकी जो क्वालिटी है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो भी बढ़े। इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, प्रोवाइड अ बजट सपोर्ट टू द कंट्री फॉर पॉलिसी रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल चार्जेस। दूसरा ये टेक्निकल असिस्टेंट और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये हेल्प करता है कंट्री को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके और उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में एडवाइस प्रोवाइड करके और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करके। देन कॉम्पैक्टिंग अ पॉवर्टी, डिज़ाइनिंग अ प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी दैट डायरेक्टली बेनिफिट द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। वर्ल्ड बैंक इस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि जो वो पुअरेस्ट सेगमेंट है सोसाइटी का उसको हेल्प करे और इसका एम होता है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस करे, इनइक्वालिटीज़ को कम करे। देन करेक्ट द इम्बैलेंस बीओपी। वर्ल्ड बैंक जो है वो बीओपी की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। किसी भी कंट्री में अगर डेफिशिएट या सरप्लस चल रहा होता है उस कंडीशन को ठीक करता है लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोवाइड करके। दूसरा, वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक गारंटी प्रोवाइड करता है नेशंस के लिए, इन्वेस्टर्स को, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हो रहे होते हैं या लोन जो दे रहे होते हैं उनको गारंटी प्रोवाइड करता है नेशन के बिहाफ पे। देन स्कोप ऑफ वर्ल्ड बैंक का क्या क्या स्कोप है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है ये फंड, प्रोजेक्ट्स को फंड करके जैसे ट्रांसपोर्टेशन फंड, एनर्जी, वाटर और सैनिटेशन के लिए फ़ंड प्रोवाइड करके। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके, पॉवर्टी रिड्यूस करके। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को एड्रेस करके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रमोट करके। देन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेंथन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन मीजर्स, सपोर्ट करता है लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म्स को जो इन्हेंस कर सके रूल ऑफ लॉ एंड पॉवर्टी लॉ। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 मेजर इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है। पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है लेकिन सिर्फ क्रेडिट वर्ती कंट्रीज़ को, मतलब जो कंट्रीज़ में भरोसा है कि वो लोग वापस कर सकते हैं या सिर्फ उनको लोन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी लोन प्रोवाइड करता है लेकिन उन कंट्रीज़ को जो बहुत ही लो क्रेडिट वर्ती हैं या लो इनकम कंट्रीज़ हैं। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइस और एसेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और कंपनीज़ को, मतलब इन्वेस्टमेंट को लेके एडवाइस प्रोवाइड करता है। देन एसेट कैसे मैनेज करनी है उसको लेके एडवाइस प्रोवाइड करता है। देन मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये गारंटी प्रोवाइड करता है
इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क जैसे कि वॉर। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है इन्वेस्टर्स और कंट्रीज़ के बीच में, उनको सेटल करने का काम ये वाली ऑर्गेनाइजेशन करती है। देन गवर्नेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, देखो IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे, देन बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, देन प्रेसिडेंट कह लो, या फिर वहाँ पे भी जो था मैनेजिंग डायरेक्टर आप इसे कह सकते हैं, और फिर ऑपरेशनल स्टाफ जो काम करने वाला स्टाफ है। एक बार देख लेते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसमें 189 मेंबर्स कंट्रीज़ में से हर एक मेंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट बोर्ड होता है। देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज़ को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को, और डे टू डे ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन प्रेसिडेंट ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी पार्ट होता है। ऑपरेशनल स्टाफ जो होता है वो डे टू डे जो काम है वो संभालता है, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे हैं वर्ल्ड बैंक में उनको संभालते हैं। इसी के साथ आपकी एक ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।